Assalamu alaikum to all of my dear students. How are you? I hope you are all fine. अच्छा, जैसे कि आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं हम पिछले वाले लेक्चर्स की। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 तक कर लिया है। 8 के हमने न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस वगैरह सब कंप्लीट कर ली। अब हम लोग इंशाल्लाह जो मूव ऑन करेंगे अपने चैप्टर नंबर 10 पे। सो लेट्स वी स्टार्ट आवर लेक्चर नाउ। चैप्टर नंबर 10, properties of matter. The learning objects are elasticity. Second one is comparison of elasticities of two substances. Hooke's law applied to a helical spring. Pressure, atmospheric pressure. Demonstration of atmospheric pressure. Pressure of liquid and gases. Pascal law. Applications of Pascal law. Archimedes principle. Analytical treatment of Archimedes principle. Buoyancy and law of flotation. Application of Archimedes principle. Kinetic molecular theory of matter. Surface tension and fluid friction या velocity. ठीक है, these are the learning object of this chapter. एक और बात मैं आपको रिव्यू करवा दूं कि जो भी हमारे सिलेबस में चैप्टर्स गिवन हैं उसमें सारे के सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। कोई भी डिडक्शन अब तक नहीं हुई है, इसलिए हम लोग तकरीबन हर चैप्टर के सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। Now let's start our first topic, which is the introduction. Introduction of what? About matter and its properties. The most fundamental property of matter, which is directly concerned with its very existence, it is that has mass and occupied space. Matter को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि they have certain mass and occupies space. आपका हर वो सब्सटेंस जो मास रखता हो और कोई मखसूस खास जगह घेरता हो उसको हम किस में कंसिडर करते हैं? अपने मैटर में। ऑल द अदर प्रॉपर्टीज आर द ड्राइव प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, प्रेशर ऑफ अ गैस, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड एक्सेट्रा। ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी आपको बताई हैं, जो नाम मैंने लिए, जैसे कि डेंसिटी, प्रेशर ऑफ गैस, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, these are the drive properties of a matter, जो कि अलग अलग फेजेस पे डिपेंड करती है। अब ये जो मैटर का एग्जिस्टेंस है ये हम किस में डिफाइन करते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर या फेजेस ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर तो हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते आए, लेकिन अगर आपके पास कहीं फेजेस का लफ्ज आए तो आप क्या डिफाइन करेंगे? आपके जहन में यही क्लिक होना चाहिए कि आप स्टेट्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में देखिए, इन जनरल मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स और फेसेस, दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैटर के ऊपर कितनी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं? हमारी 3 प्रॉपर्टीज में आती है। मैटर को हम कितनी डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज में? 3 प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फोर्थ वन भी आपके पास कंसिडर किया जाता है एज अ प्लाज्मा मैटर में, लेकिन उसकी कोई कुछ खास टर्म्स और कंडीशंस होती हैं जिसको हम कंसिडर करते हुए उसको प्लाज्मा का नाम देते हैं। आगे हम उसको कंसिडर करेंगे। नाउ द फर्स्ट वन इज सॉलिड बॉडीज, मीन्स सॉलिड मटीरियल्स। द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड इज द सॉलिड बॉडीज हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड बॉडीज कैसी होती हैं? उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड शेप होती है। मीन्स अगर उनके ऊपर टेम्परेचर का इंक्लूड ना हो तो सॉलिड अपने एक खास वॉल्यूम और शेप से पहचाना जाता है। ठीक है, इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स, आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? अपने मॉलिक्यूल्स पे। अगर जब मॉलिक्यूल्स आपके क्लोजली पैक्ड होंगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड बॉडीज कंसिडर किए जाएंगे।
उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कौन सी है, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो आपस में टाइटली कंबाइंड होती हैं, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होती है, आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज वेरी स्ट्रॉन्ग because of a strong force of attraction that the solid bodies have fixed shape and fixed size। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो उसकी वजह क्या होती है, उसी की वजह से हमारा जो सॉलिड बॉडीज होती है उनकी फिक्स शेप और फिक्स साइज होती है, ठीक है, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। नाउ सेकंड वन इज लिक्विड। लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। क्या कह रहे हैं कि लिक्विड जो है वो फिक्स्ड वॉल्यूम पे तो होता है लेकिन उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपके ग्लास का शेप अलग, कोई डिफरेंट डिफरेंट शेप के आपके ने 3 ग्लास रखे हुए हैं, ठीक है, तो एक आपका है सर्कुलर बेस पे और एक आपका है रेक्टेंगुलर बेस पे, तो उसकी आपका जो वॉल्यूम है, जो आपका पानी है, उसकी शेप चेंज हो गई है लेकिन आपने वॉल्यूम फिक्स रखा हुआ है, तो ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है कि वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज स्मॉल एज कंपेयर टू द फाउंड इन द लिक्विड। अब क्या डिफाइन कर रहा है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उसके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है उसको डिफाइन किया जा रहा है। क्या कहते हैं कि इज स्मॉल एज कंपेयर टू दैट द फाउंड इन सॉलिड। कंपेयर किया गया है सॉलिड से कि उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम होती है as compared to a solid। The liquid molecule move freely inside the volume। आपका जो liquid molecule है वो freely move करता है liquid में, लेकिन जबकि solid की बात की जाए तो आपके molecules freely move नहीं करते। Liquids are incompressible and maintain their level। liquids को incompressible तो किया जाता है लेकिन maintain रहता है वो अपने level पे। Now third one is gases। गैसेस हैज नादर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। क्या कह रहे हैं कि गैसेस का ना तो कोई फिक्स वॉल्यूम होता है और ना फिक्स शेप होती है, ठीक है, वो आपस में अगर किसी कंटेनर में भी बंद होते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स फ्रीली रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। दे कैन ऑक्यूपाई एनी स्पेस अवेलेबल टू देम। वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं आपस में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबली स्मॉल। मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने की वजह से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंतहाई कम होता है। दिस इज द रीजन व्हाई द गैस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली। किसकी वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर पाते हैं। उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही कम होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते रहते हैं। इन जनरल द स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। अमूमन जो हम मैटर को डिपेंड करते हैं, जो मैटर की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, वो टेम्परेचर की बेस पे कर रहे होते हैं। किस तरीके से, इसकी एग्जांपल देखिए, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वही इसकी एग्जांपल है, वही कंसिडर की जा रही है। इफ द वाटर इज कूल डाउन टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट बिकम सॉलिड विच वी कॉल्ड आइस। क्या 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 एग्जाम्पल दिए उन्होंने, मैंने पहले जैसे कहा कि मैटर को किस पे डिपेंड किया जाता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर की बुनियाद पे उसकी स्टेट्स को डिफाइन किया जाता है। अगर मैंने पानी को ठंडा करने के लिए रखा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मेरा पानी जो लिक्विड शेप में था, लिक्विड स्टेट में था, किस में चेंज हो गया, मेरा सॉलिड स्टेट में। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो, टेम्परेचर पे। इसी तरीके से जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी, मीन्स इसकी उलट करूंगी, अगर मैं वही बर्फ को एक रूम टेम्परेचर पे रख दूं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के साथ साथ मेरा जो सॉलिड मटेरियल है वो चेंज किस में हो जाएगा, लिक्विड में, ठीक है। तो मेरा मटेरियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरा जो मैटर है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। नाउ द फोर्थ वन, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था आपका लेक्चर शुरू करने से पहले, कि मैटर की जो फोर्थ फॉर्म है उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। यही बात इस टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ में कंसिडर की गई है। क्या कहते हैं, मैटर इज ऑल्सो फाउंड इन अ फोर्थ स्टेट कॉल्ड प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट है उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा।
दिस इज एन आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर, मतलब ये आयोनाइज फॉर्म में होती है ऑफ मैटर के। आयोनाइजेशन आपको पता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का आपस में कनेक्शन को कहते हैं आयोनाइजेशन। In the most general sense, a plasma is any state of matter which contain enough of free charges particle for its dynamical behavior to the conversion of electromagnetic waves. जो electromagnetic waves particles को मूव कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम सिंपल अल्फाजों में समझें तो प्लाज्मा आपके पास वो चीज़ होती है जो ना तो सॉलिड में आती है ना लिक्विड में आती है। कोई बीच का मटेरियल होता है जिसको हम ना लिक्विड में कंसिडर किया जाता है। उर्दू में कहा जाए तो कोई गाढ़ा महलूल, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और उसको ना तो हम सॉलिड में कंसिडर कर पाते हैं ना लिक्विड में। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स किसी भी मटेरियल का खिंचाव। आपको पता है रबर या इलास्टिक या कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको हम खींचें तो वो अपनी डी फॉर्म में पोजीशन पे आता है, लेकिन दोबारा से अपनी फॉर्म वापस लेकर आ जाता है, जैसे स्प्रिंग। ठीक है, जैसे आम अगर मटेरियल यूज करें तो हम रबर बैंड। ये सारी जो मटेरियल हैं, इस किस्म के जितने भी मटेरियल हैं, इस फैमिली से ताल्लुक रखने वाले जितने भी मटेरियल हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक मटेरियल। और उसी मटेरियल की जो खसूसियात हैं उनको क्या कहा जाता है? उसकी इलास्टिसिटी। ठीक है, there are particular substances which undergoes the change in shape और size। सेम वही बात कि जो मैंने अभी बताई है कि वो वाले सब्सटेंस, जो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो जिनके ऊपर से अगर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई की जाए तो वो अपनी शेप और साइज को चेंज करते हैं। सच चेंजेस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। उस साइज और शेप को चेंज होने को क्या कहा जाता है? डिफॉर्मेशन। When a force is applied to them and regain their original state after the removal of the force, such bodies are called elastic bodies, and this properties possessed by them is called elasticity। जो मैंने अभी आपको बताया कि जिस भी सब्सटेंस के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा वापस आ जाता है, कब? जब उसकी फोर्स को रिमूव किया जाए। उन बॉडीज को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक बॉडी। और उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी। इसके बाद आपके पास एग्जाम्पल गिवन है which are studied as, for example, a force is applied to a stretch a rubber band which regain its original state after the removal of a force। सिंपल इसने किसकी मिसाल दी है? रबर बैंड की। कि आपने एक रबर बैंड लिया, उसको स्ट्रेच किया, उसको जो स्ट्रेच करने का अमल था वो आपने उसको कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करी है, लेकिन जैसे ही आपने रबर बैंड को छोड़ा वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। इसको क्या कहते हैं? दोबारा ओरिजिनल फॉर्म पे आना, यानी कि रीअगेन करना टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। इट्स कॉल्ड इट्स इलास्टिसिटी एंड द मटेरियल इज कॉल्ड इलास्टिक मटेरियल। नाउ सेकंड पैराग्राफ, इफ अ बॉडी इज डिफॉर्म्ड एंड इज केप्ट इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। आपने अपनी बॉडी को डिफॉर्म किया और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। This apparent force of acting is deformed by a body in the external applied force. This internal force arising from the deformation of a body and kept body in equilibrium and external force acting per unit area of a body is called strain. This is the definition of stress. कहाँ से? This internal force arising from the deformation of a body can keep body in equilibrium and external force acting per unit area of a body is called stress। सिंपल वर्डिंग में आपको समझाती हूँ। स्ट्रेस क्या है? जैसे ऊपर आपने मिसाल ली थी, मैंने अभी जो बताई थी रबर बैंड की। रबर बैंड को खींचने का अमल मतलब उसको स्ट्रेस देना। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको रबर बैंड को छोड़ा तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई उसको मैं क्या कहूंगी? स्ट्रेन। ठीक है, द रिलेटिव डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या हो गया? मैंने उसको जो खींचा रबर बैंड को तो वो स्ट्रेस, लेकिन जहां जैसे ही मैंने उसको रिमूव किया वो क्या हो गया? स्ट्रेन। दिस इज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब इन दोनों का रेशियो आपको क्या डिफाइन करता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या उसको क्या कहा जाता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।
The definition of modulus of elasticity is that an elastic body, the ratio of a stress and strain is a constant and is called the modulus of elasticity. इसको क्या कहा जाता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. नाउ स्टूडेंट्स, अब जरा थोड़ा रिव्यू करती हूँ मैं अपने लेक्चर को कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है. इंट्रोडक्शन पे आए थे हम लोग सबसे पहले. उसके अंदर मैंने मैटर को डिफाइन किया था कि व्हाट इज द मैटर. उसके बाद मैंने उसकी स्टेट्स को डिफाइन किया, स्टेट्स या फेजेस, जिसमें फर्स्ट वन इज सॉलिड, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप उसको कंसिडर करेंगे. नंबर वन इज सॉलिड, नंबर टू लिक्विड, थर्ड वन इज गैसेस. फिर हमने ये डिस्कस किया कि आया मैटर डिपेंड किस पे करता है, तो किस पे करता है? टेम्परेचर पे. उसके बाद उसकी थोड़ी बहुत एग्जाम्पल दी है मैंने. एग्जाम्पल कौन सी लिया मैंने? सिंपल वाटर की, पहले कूल डाउन करने की, फिर उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे रख के या हीट प्रोवाइड करके, जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख के उसको वेपराइज्ड चेंज करने की. मतलब आपकी एक चीज़ है पानी, एक वक्त में वो आइस में भी चेंज हो रहा है, फिर मैं उसको पानी में भी चेंज कर रही हूँ, और फिर उसको मैं गैस में भी चेंज कर रही हूँ. ठीक है. और तीसरी क्या स्टेट डिफाइन करी है मैंने? गैस की. नाउ फोर्थ वन इज द स्टेट विच इज कॉल्ड प्लाज्मा, डिफाइंड इन दिस लेक्चर. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये प्रॉपर ना समझ में आए तो आपको पीछे समरी पे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मिलेगी, आप वहां से भी कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे आप लोग इस चीज को कंसिडर कीजिएगा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है. आगे चलिए, तो मैंने क्या चीज डिफाइन करी है आपको 10.1 में? इलास्टिसिटी डिफाइन किया है, इलास्टिक बॉडीज और इलास्टिसिटी को. इसके बाद मैंने जो उसके पर लगने वाली फोर्सेस थी, जैसे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, उसको डिफाइन किया है, उन दोनों की डेफिनेशन आई है. उसके बाद मैंने इन दोनों का रेशियो जो निकलता है, जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, उसको डिस्कस किया है. अब हम डिफाइन करने जा रही हूँ इसका रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. सो द डेरिवेशन ऑफ relation between stress and strain in page number 51. This relation was first discovered by Robert Hooke and it is known as Hooke's law. Page number 152. इसका जो रेशियो था, जो डिफाइन किया गया था, किसने डिफाइन किया था? रॉबर्ट हुक ने, जिसको क्या कहा जाता है? हुक्स लॉ. ये हम लोग अपने प्रैक्टिकल नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का. इसका थोड़ा नॉलेज आपको वहाँ से मिली हुई है. यहाँ पे हम इसकी कंप्लीट डेरिवेशन करते हैं कि आया डेरिवेशन आई कहाँ से थी. वहाँ पे तो हमने उसका फॉर्मूला अप्लाई किया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. यहाँ पे इसकी पूरी डेरिवेशन देखेंगे कि आया हमने ये कहाँ से निकाला था. which states that for any elastic body, stress is proportional to strain, which we write as stress is directly proportional to strain. आपसे क्या कह रहे हैं? हुक्स लॉ ने इसको डिस्कवर किया था, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? हुक्स लॉ. जो कि स्टेट क्या कहता है कि इलास्टिक बॉडी, कोई भी इलास्टिक बॉडी जिसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है, वो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के. जब हमारी रिमूवल ऑफ फोर्स होती है, जो हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, बाय द रिमूवल ऑफ स्ट्रेस इट बिकम स्ट्रेन. सो द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज डायरेक्टली proportional. Now we remove the directly proportional sign of directly proportional. We put equals to and some constant. ठीक है. जो हमारा रूल है कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं तो हम इक्वल्स टू की साइन के साथ कांस्टेंट को शो करते हैं. वही हमने किया है. स्ट्रेस और स्ट्रेन को जब मैंने आपस में रिलेशनशिप की साइन हटाई है, तो मैंने क्या करा? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन and strain is multiplied by constant, then we put in our second side, so it become a ratio. Stress divided by strain is equals to constant, which is called Hooke's law. As the mentioned above, stress is defined as the magnitude of a force normal to the surface
acting per unit area for the body. If F stands for a force and A is the force area, then the stress is given as, so our equation become stress is equals to F over A. ये मेरे पास इक्वेशन बनती है किस चीज की, स्ट्रेस की। स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के थ्रू जो मेरे पास इसका रिलेशन आता है वो किस चीज का आता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब वो फोर्स जो मैं सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और ए इज द वो एरिया जो उसके ऊपर एरिया एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, जिस एरिया पे वो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ए वो चीज है और एफ क्या चीज है, जो मैं फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। As we know that strain is the relative deformation. The deformation may be the change in length, change in volume or change in shape. आपको पता है स्ट्रेन किस सूरत में होता है, उसकी डिफॉर्मेशन पे, मतलब जो उसकी फॉर्मेशन होती है सब्सटेंस की, उसको जब अपनी शेप में ना रहे तो उसको क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन ये किसी भी सूरत में हो सकती है, आया वो लेंथ की सूरत में चेंज हो सकता है या वॉल्यूम के सूरत में चेंज हो सकता है या उसकी शेप चेंज हो रही होती है। ठीक है, सो वी लिमिट आवर सेल्फ टू द चेंज इन लेंथ। हम ज्यादातर किस में कंसिडर करते हैं, लेंथ में। इफ एल इज द ओरिजिनल लेंथ, अब ये क्या डिफाइन कर रहा है, अपने ऊपर वाले फॉर्मूले को डिफाइन कर रहे हैं कि आया इसको मैं किस तरह आगे इनहेंस करूंगा। इफ एल इज द ओरिजिनल लेंथ, आपने किसी भी सब्सटेंस की लेंथ ली जो कि आपने एल से डिनोट किया, एंड डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ, और डेल्टा एल आपने किसको कहा, चेंज इन लेंथ को। जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, अगर आपने उसको खींचा है तो खींचने पर उसकी लेंथ चेंज हुई है। डेल्टा एल वो वाली लेंथ है जब आपने रबर बैंड को खींचा है। ऑफ एन इलास्टिक वायर अंडर द डिफॉर्मेशन फोर्स, देन द longitudinal strain is given as, longitudinal strain is equals to delta L divided by L। मतलब डेल्टा L चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय L इज द ओरिजिनल लेंथ। वो हमारे पास हम किस में डिफाइन करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, इसके रेशियो को क्या कहा जाता है, यंग मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज डिनोटेड बाय y एंड इज गिवन बाय y is equals to stress over longitudinal strain, which is equals to force per unit area divided by delta L divided by L, which is the ratio of force per unit area, which is called stress, and the longitudinal strain, which is called delta L divided by L। मैंने क्या करा, स्ट्रेस की वैल्यू पुट करी जो मैंने निकाली थी ऊपर अपने इक्वेशन नंबर 10.2 में, सही है। उसके बाद मैंने क्या रखा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि इन दोनों का रेशियो मेरे पास क्या बनता है, यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस को मैं किससे डिफाइन करती हूँ, कैपिटल वाई से। कैपिटल वाई से डिफाइन करने के बाद मैंने क्या करा, इसको फॉर्मूले में पुट किया। फॉर्मूला क्या बनता है यंग मॉड्यूलस का, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस की जगह पे मैंने क्या रखा, F डिवाइडेड बाय A, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जगह पे क्या रखा, डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। जब हम प्रॉपर तरीके से अपनी डिवीजन को हटाएंगे तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि F डिवाइडेड बाय A इंटू L डिवाइडेड बाय डेल्टा L। ये आप इक्वेशन नंबर 10.4 में देख सकते हैं, जो इक्वल्स टू के बराबर में लिखा हुआ है। क्या डिफाइन कर रहा है, मैंने जो डिवाइड का साइन था उसको चेंज कर दिया मल्टीप्लायर में, यानी कि अपनी डिवीजन को इंटरचेंज कर दिया। ऊपर से नीचे लेकर आई हूँ तो ऊपर से नीचे लेकर आने में जो नीचे वाली वैल्यू थी वो ऊपर आ गई और जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो नीचे चली गई। इसके बाद मेरी क्या इक्वेशन बनी, F डिवाइडेड बाय A इंटू L डिवाइडेड बाय डेल्टा L। इज दैट क्लियर? दिस इज द इक्वेशन ऑफ यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब हमें यंग मॉड्यूलस किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी मालूम करने को कहा जाएगा तो हम क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट्स इट, कि y इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A इंटू L डिवाइडेड बाय डेल्टा L। नाउ इसमें हमने क्या डिफाइन किया है, सिंगल एक मटेरियल को, ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी को डिफाइन किया गया, उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिफाइन किया गया। याद रहे कि इस वाले टॉपिक में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एक सिंगल मटेरियल पे, ठीक है, या सिंगल सब्सटेंस पे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अवर इज कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ टू सब्सटेंसेस।
इसमें हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, टू सब्सटेंसेस की इलास्टिसिटी को। इलास्टिसिटी तो सबकी अलग अलग है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि आया एक की इलास्टिसिटी कुछ और है और दूसरे की कुछ और। क्या है इसकी, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आप उसको कंसिडर करेंगे। Our body is said to be more elastic if it retains its elasticity on the application of a large external force than to a body which loses its elasticity and the less of external force. Means क्या बता रहे हैं इसमें कि एक बॉडी उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है कब, जब उसको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने पर भी वो अपना डिफॉर्म लूज नहीं करती या अपनी शेप खराब नहीं करती। उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रांगली इलास्टिसिटी। उसकी स्ट्रांग इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं वो। विच लॉसेस इलास्टिसिटी एट अ लेस एक्सटर्नल फोर्स, जो लेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के ऊपर भी अपनी जो शेप है उसको बरकरार करे। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन कहाँ से शुरू हो रही है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ वहीं से कंसिडर कीजिएगा। कंसिडर टू इलास्टिक सब्सटेंसेस एक्स एंड वाई। मैंने सब्सटेंसेस को किस में डिफाइन किया गया है, एक सब्सटेंस को मैं एक्स में डिफाइन कर रही हूँ और दूसरी को वाई से। इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, दोनों वायर की सूरत में लिए गए। दे आर ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल, जो कि अपनी शेप और अपने साइज के लिहाज से आइडेंटिकल है, दोनों एक जैसे हैं। दे हैव द स्मॉल लेंथ, दोनों की स्मॉल लेंथ है, एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन तार के काटने वाला जो हिस्सा होता है, अगर आप तार को कट करते हैं कहीं किसी जगह से, तो जो सर्कल ऊपर बनता है उसको क्या कहा जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ लेट अस सपोज दैट द सेम स्ट्रेस इज अप्लाइड टू बोथ ऑफ देम। मैंने दोनों को सेम फोर्स अप्लाई करी या सेम स्ट्रेस अप्लाई किया है, मैंने सेम फोर्स दोनों वायर्स को। वी फर्दर सपोज दैट एप्सिलॉन एक्स, ये जो साइन आपके पास दे रखा है ये वाला, इसको क्या कहा जाता है, एप्सिलॉन एक्स, एंड एप्सिलॉन वाई आर द स्ट्रेन प्रोड्यूस ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। मैंने स्ट्रेन को क्या नाम दिया, एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई का। लेट्स ई एक्स एंड ई वाई बी द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई एक्स और ई वाई को क्या नाम दिया, उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, ऑफ टू बॉडीज जो कि डिफरेंट है तो उसके नाम भी डिफरेंट होंगे। जैसे एक्स वाली बॉडीज के लिए एप्सिलॉन एक्स एंड ई एक्स, और वाई वाली बॉडी के लिए एप्सिलॉन वाई और ई वाई। बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स एंड ई वाई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन वाई। सिग्मा को मैंने क्या डिस्कस किया, इसमें क्या डिफाइन किया, स्ट्रेस जो मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो मेरे पास जो रेशियो बनता है ई एक्स ओवर ई वाई का, वो मेरे पास क्या बनेगी इक्वेशन, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन वाई। सिग्मा सिग्मा सेम है, कैंसिल आउट हो गए आपस में, और जब मैं इसको इस रेशियो को जब मैं कंपेयर करूंगी अपनी दूसरी वाली इक्वेशन से, तो मेरे पास क्या बनेगी, जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगी तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स। अब मुझे पता है कि एप्सिलॉन वाई बड़ा होगा एप्सिलॉन वाई से। क्यों, क्योंकि जो मेरी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी होती है एज कंपेयर टू ऊपर वाले से। तो मेरा क्या बनेगा, एप्सिलॉन एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन वाई, देन मेरा जो ई एक्स होगा वो ई एक्स बड़ा होगा ई वाई से। इस इक्वेशन से हमने ये वाली डेरिवेशन निकाली। We conclude that a body with smaller strain, जिसका स्ट्रेन स्मॉलर होगा उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर होगी। क्या कह रहे हैं, we conclude that a body with smaller strain is more elastic than the body having a large strain when the applied strain same। जब हमारे पास स्ट्रेस सेम होगा तो हमारे पास स्ट्रेन बड़ा होगा इलास्टिक बॉडीज का, जब हमारे पास स्ट्रेन बड़ा होगा। Thus we can easily say that the steel is more elastic than rubber. In simple words, we can say that a body which is easily deformed is less elastic than the body which undergoes deformation with difficulty when the applied stress is same.
क्या बताया जा रहा है कि मेरे पास जो रबर, और अगर मैं दो मटेरियल वो डिफाइन कर दूं कि एक को स्टील रखूं और दूसरे को रबर रखूं, तो मेरे पास स्टील जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे से स्ट्रेस लेगा अपने डिफॉर्मेशन करने के लिए, जबकि मेरे पास स्ट्रेस लेस होगा रबर के लिए जो मैं उसको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, नाउ वी वाइंड अप आवर लेक्चर इन दिस टॉपिक at the topic. Other topic we will discuss in other lecture. So students, Allah Hafiz.